ऑडिबल है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो ये मनी का थर्ड लेक्चर है। एंड सेम बात बोलूंगा कि बहुत इजी चैप्टर है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करने को, तो फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं इसमें कुछ भी सिखाने की आपको। आज का जो नया टॉपिक है दैट इज मनी सप्लाई। वैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो खत्म हो चुका है चैप्टर का, दैट वाज मनी ओनली। अब हम करेंगे मनी की सप्लाई कैसे होती है, सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? सप्लाई का जो मीनिंग होता है वही है बेटा। प्लस वन में जो हमने सप्लाई का मीनिंग किया था वो क्या किया था, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ा है, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। एक होता है स्टॉक और एक होता है सप्लाई। देखिए यहाँ पर क्योंकि मनी सप्लाई है तो हम एक्चुअली मनी सप्लाई की बात नहीं कर रहे, हम स्टॉक की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये वो सप्लाई नहीं ना कि प्राइस के हिसाब से हमने कम करनी ज्यादा करनी है। ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पे टोटल कितना स्टॉक है मनी का हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो सब के सब काउंटेड हैं। आरबीआई की उसके ऊपर नंबरिंग की हुई है। तो टोटल अभी तक कितने आरबीआई ने नोट प्रिंट कर चुके हैं, प्रिंट कर दिए हैं, वो आरबीआई को पता है। इसलिए आरबीआई का वो एक स्टॉक है टोटल। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक जो सर्कुलेशन में है इन द इकोनॉमी। सर्कुलेशन मींस जिसे हम खर्च कर सकते हैं, हमारे पास घर पे पड़ा है, हमारे बैंक में पड़ा है, उसको बोलते हैं। अब वो जो एफडी में पड़ा है, जो करंट अकाउंट में है, वो है या नहीं, वही मनी सप्लाई के आगे मेजरमेंट्स बनेंगे कि नैरो मीनिंग लेना है या ब्रॉड मीनिंग। अगर मनी सप्लाई का नैरो मीनिंग लें तो नैरो मीनिंग का मतलब है कि वो पैसा जो सर्कुलेशन में है, तो वो दो ही है बेटा, सी प्लस डी डी। सी फॉर करेंसी नोट्स, कॉइन्स जो करेंसी है, और डी फॉर डिमांड जो पैसा करंट अकाउंट में है या सेविंग अकाउंट में है, जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू एनी मीन। ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, जीपे के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं, बैंक में जाके चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है एफडी में से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे, हम पहले एफडी क्लोज करनी पड़ेगी। इसलिए नैरो मीनिंग तो यही आता है फिर कि सी प्लस डी डी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी का टोटल कितना स्टॉक है ऑन ए स्पेसिफिक डे, वो है मनी सप्लाई। और जब हम मनी सप्लाई की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं ज्यादा देखो होल्ड नहीं करवाया ना उस बात को, कंपोनेंट्स को। मुझे मनी सप्लाई समझाने के लिए ये बोलना पड़ा कि मनी सप्लाई मींस जिस फॉर्म में है। तो मनी सप्लाई के तीन मीनिंग्स हो गए। एक, ये स्टॉक है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी का एक पर्टिकुलर डे पे। दूसरा, डिपेंड करता है कि हम ब्रॉड मीनिंग ले रहे हैं या नैरो मीनिंग ले रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको आगे मिलेगा। क्लियर हो गया ये? और जो मेन दो कंपोनेंट्स है उसकी बात मैंने कर दी, या तो करेंसी है या डिमांड डिपॉजिट्स हैं। लेकिन एक नया वर्ड आज हम सीखेंगे, नेट वर्ड। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन ना थोड़ा टेक्निकल भी है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज वैसे ही याद करनी पड़ेगी जैसी है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स। ये नेट क्या है? डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग है जिसके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं, जिसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, जो कमर्शियल बैंक के पास पड़ा है। लेकिन नेट का मीनिंग क्या है वो इन्होंने सेक्शन 5.52 में समझाया है, वो हम देख लेंगे 5.5.5.2 में क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट मैंने बोलना था वो आपके सामने आ गया। मनी सप्लाई एक स्टॉक वेरिएबल है। दो वेरिएबल्स है ना हमारे, स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो होते हैं टाइम डायमेंशन के साथ। मनी सप्लाई को हम टाइम डायमेंशन थोड़ी बोलते हैं, हम तो बोलते हैं आज कितना है भाई। जैसे मेरे पॉकेट में अभी कितना कैश है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। मेरे पास उतना स्टॉक है। पूरे महीने में कितनी फीस आती है, वो तो हो गया 1 मंथ की फीस, वो तो हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट।
जो स्टॉक कंसेप्ट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। तो मनी सप्लाई में तीन बातें आएंगी। पहली बात याद होगी क्या है, टोटल स्टॉक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा ये कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट। तीसरा इसके कंपोनेंट्स दो हैं मेनली, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। नेट का मीनिंग अभी आगे समझाएगा। ये देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सीबीएसई को हमेशा लगता है कि स्टूडेंट ये चीज तैयार करके नहीं आते, इसलिए एग्जामिनर इस चीज पे फोकस डालते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ के देखो, फिर देखते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। रीड करो, 253 कर देंगे आपको exact। अच्छा कैसे पढ़ते थ्योरी को, कैसे पढ़ना होता है थ्योरी को बताओ। मनीषा आप बताओ, थ्योरी कैसे पढ़ते हो, पढ़ के लगाओ। Money supply does not include money creating units or producers of money, that is the government sector and banking system. ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना। रहमत आप पढ़ो। Money supplies do not include money creating units or producers of money, that is government sector. नो ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना बेटा, ये रॉन्ग पे है। और कोई आप पढ़ो संतोषन। Money supply does not include money creating units or producers of money, फिर does not include को मतलब मैं हिंदी में मन में बोल लेता हूँ, ओके तो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, और ये थोड़ा सा ठीक था फिर भी। एनी ऑफ यू, वन्य। Money supply does not include money creating units, producers of. गलत हो गया ना, आगे हरलीन आप रीड करो। डोंट शो योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, वो नहीं मुझे देखनी, कैसे पढ़ते हैं वो देखना मुझे। हाँ जी पढ़ो। That the government sector. नहीं ऐसे पढ़ना, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो तो कैसे, इसमें मनी क्रिएटिंग यूनिट्स नहीं है। अब ये मनी क्रिएटिंग यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे पढ़ना होता है। डोंट रीड एज इंग्लिश, वो तो लिखी हुई है, उसको पढ़ के तुम क्या प्रूव कर रहे हो। आपको देखो थ्योरी बोरिंग होती है। जब मैंने रिसर्च की थी थ्योरी को कैसे पढ़ते हैं, मेरी बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी रिसर्चेज हैं, क्योंकि मेरा ये पैशन है रिसर्च करना, किस चीज़ पे, किस चीज़ को एनालाइज करना। तो ये चीज़ें सिखाता नहीं कोई आपको, चाहे वो कोई भी टीचर हो, क्योंकि उनको तो बस इकोनॉमिक्स सीखनी है। इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, पहले तो थ्योरी कैसे पढ़नी है। थ्योरी से पहले अपने आप को लिंक करना होता है, कनेक्ट करना होता है अपने आप को। वो कनेक्ट कब करोगे अपने आप को, जब आप उसके बारे में सोचोगे। जैसे आप किसी क्रिकेट मैच के साथ कनेक्ट करते हो अपने आप को, मूवी के साथ करते हो, घर में कोई सीरियल चल रहा है, एपिसोड चल रहा है, तो कैसे कनेक्ट करते हो उसके साथ। तुम उसको सिर्फ देखते हो या सोचते भी हो। थ्योरी पढ़ते हो तुम, फिर ये काम क्यों नहीं करते। सबने पढ़ के सुनाया, सब लोग पढ़ रहे हैं, सोच तो रहे नहीं। पढ़ के एक लाइन खत्म कर देते हैं, मनी सप्लाई डजंट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूसर मनी, दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर इन द बैंकिंग। ये इसमें तो बहुत कुछ सोचना होता है। यू कांट रीड इन दिस वे। आप तो आगे बढ़ गए बिना सोचे कि ये क्या है। जब आपको मनी क्रिएटिंग यूनिट का मीनिंग ही नहीं पता, तो हाउ कैन यू, जब जैसे वाने यहाँ पहुंची प्रोड्यूसर मनी आगे बढ़ रही, तो ये कैसे भी, तुम्हें ये तो पता ही नहीं अभी क्या होता है। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए था कि मनी में मनी क्रिएटिंग यूनिट्स नहीं है। मैं थोड़ी बोला इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ ना, हाउ टू रीड। रीडिंग ऐसे होती है। मनी क्रिएटिंग यूनिट्स कौन है, जो मनी को क्रिएट करते हैं, जो मनी के प्रोड्यूसर्स हैं। अब मनी के प्रोड्यूसर्स कौन है, गवर्नमेंट है। देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी ना। देखो आप यहाँ आप ही हो, सेम हो, लेकिन आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग वही बोल रहा है जो आगे लिखा हुआ है। दिस इज द वे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स ना सिखाऊं, मैं आपको लाइफ के अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊं। इसलिए पूरा साल जब आप मेरे साथ होते हो, बहुत सी चीज़ें हम आपके शेयर करते हैं। जैसे आज मैंने अकाउंट्स की क्लास के बाद 15 मिनट आपको शेयर किया कि हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन, माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं। वो बड़ी अच्छी टेक्निक है। नहीं तो उसके थ्रू, उसके कारण क्या होता है, क्या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, फिर आप पढ़ नहीं पाते। खैर वो बाद में कभी बात करेंगे।
तो ये जो है मनी क्रिएटिंग यूनिट्स हैं जो कि मनी के प्रोड्यूसर्स हैं, या तो गवर्नमेंट है या आरबीआई है। तो इन दोनों के पास जो पैसा पड़ा होगा, क्या वो सर्कुलेशन में है? नहीं, वो तो प्रोड्यूसर्स हैं। जैसे मान लो मैं नोट्स बनाता हूँ आपके इकोनॉमिक्स के, तो क्या मैंने आपको बैंकिंग चैप्टर के नोट्स दे दिए? नहीं। तो इट मीन वो तो मेरे पास पड़े हैं। तो क्या वो सर्कुलेशन में है अभी? नहीं, आपके पास तो आए नहीं अभी तक, आपको नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स तो आए नहीं, वो तो मैंने अपने पास ही रखे हुए हैं, अभी टाइम आने पे इशू करूंगा। तो इसलिए जो भी पैसा आरबीआई के पास है या गवर्नमेंट के पास पड़ा है, वो पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। इसलिए इन फॉलोइंग चीजों को इंक्लूड, अब आप ऐसे पढ़ते हो दस, फिर कोमा बोलो, दस कोमा स्पेस द स्पेस फॉलोइंग स्पेस, आप ऐसे पढ़ो। इंग्लिश तो ये होती है। वाई टू रीड दिस लाइन? इसको बोलो, हाँ ठीक है, क्या क्या नहीं आएगा, यहाँ क्या लिखे बेटा, मतलब अपनी आईज को स्कैन करो, इसको स्कैनर बनाओ, स्कैनर। आपको भी वर्ड रिकॉर्ड देखो बेटा, वर्ड रिकॉर्ड क्या है? 1 मिनट में 500 वर्ड्स पढ़ने का रिकॉर्ड है, किसी का 1000 वर्ड्स पढ़ने का रिकॉर्ड है। रीडिंग एक आर्ट है। वो स्कैन करते हैं बस, वो पूरी बुक को ऐसे पेज को देखते हैं, स्कैन हो गया, बस पढ़ लिया उन्होंने। मेन मेन चीजें सीखना शुरू करो। मुझे पता है यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। तो इस लाइन को क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करते हो अपनी लाइफ का? आपकी लाइफ के 2 सेकंड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द अमाउंट ऑफ करेंसी, जो कॉइन्स और पेपर करेंसी है, किसके पास पड़ी है? नॉट इन देयर अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में नहीं, एज देयर कैश रिजर्व्स। अब ये क्या होते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा, कैश रिजर्व्स। आरबीआई एक रेशो बनाता है, अब यहां से टेक्निकल चीजें शुरू हो जाएंगी इस चैप्टर की। आरबीआई एक रेशो बनाता है, सीआरआर। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशो। मान लो वो 10% है, तो या एक होता है एलआरआर, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। तो आरबीआई बोलता है, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं सिखा रहा क्या होता है ये। आरबीआई ये बोलता है कि जितने भी पैसे आपके पास आते हैं, मान लो एक बैंक के पास 1000 आता है, किसके अंदर? सेविंग अकाउंट में, या करंट अकाउंट में, या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। यही 3 तरह के अकाउंट है मेनली, एक आरडी अकाउंट भी है। तो उसका 10% अपने पास ही रख लो, तुम उसे खर्च नहीं करोगे। बैंक कैसे खर्च करता है? बैंक आगे लोन पे दे देता है। तो बैंक आगे लोन पे कितना देगा? 900 रुपए। बैंक अपने पास 100 रुपीज रख लेगा, रखने के बाद बाकी के 900 रुपए लोन पे देगा। तो ये 100 रुपए जो रह गए बैंक के पास, ये आ गया उसका कैश रिजर्व। ये पैसा कभी सर्कुलेशन में बाहर आएगा ही नहीं। तो बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर जितना भी पैसा रखा हुआ है, उसे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं लेते। अब इस पे केस स्टडी आया था एग्जाम में, और तुमने इतने अच्छे से इसको स्टडी किया नहीं होता, तुम वहां पे रॉन्ग आंसर लिख देते हो। तो मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? एक तो वो सारी करेंसी या कॉइन्स जो बैंक के पास पड़े हैं एज ए कैश रिजर्व। दूसरा, वो गोल्ड का स्टॉक जो बैंक के पास पड़ा है। अब गोल्ड तो हमारा मनी नहीं होता, लेकिन हमने बोला था नियर मनी। जब मनी की ब्रॉड डेफिनेशन आती है, तो गोल्ड भी तो मनी है ना। तुमने फीस मनी नहीं देनी तो गोल्ड दे दो। आप उठा लो बैंगल घर से एक गोल्ड की, मेरे को दे दो, तो क्या होगा? वो फीस ही तो होगी। किसी में पैसा नहीं दे सकते, भाई आपको गोल्ड दे सकते हैं, तो गोल्ड दे दो, गोल्ड भी देखी बात। घर में कोई गोल्ड पड़ा है, उठा लो, वो भी कैश है, दैट्स ऑल्सो कैश। मैं उसको गोल्ड बेच के कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, बट आई कैन एक्सेप्ट द गोल्ड। बट आप घर से फर्नीचर उठा लो, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फर्नीचर को कैश में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि उसे कोई खरीदेगा नहीं, मुझे चाहिए नहीं। पर गोल्ड चाहिए। आपके पास घर में शेयर्स पड़े किसी कंपनी के, पापा के नाम पे उठा लो, मेरे को दे दो, शेयर्स भी पैसा है। किसी बैंक में एफडी पड़ी है, एफडी उठा के मेरे को दे दो, क्योंकि वो सब चीजें मेरे लिए कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो नियर मनी है। तो अगर किसी आरबीआई के पास, अब आरबीआई तो एक ही है, आरबीआई के पास हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब एक सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंक्स को क्या करता है? कंट्रोल। जैसे यहाँ पे मैं हूँ सेंट्रल बैंक, यहाँ पे मैं आप सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, आप सब लोग मुझे देख रहे हो, पर मैं आप सबको देख रहा हूँ, मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करते हैं। तो भी बैंकिंग चैप्टर जब आएगा तो आपको समझ पाओगे कि 2 तरह का बैंकिंग सिस्टम है हमारे इंडिया में, एक कमर्शियल बैंक्स और एक रिजर्व बैंक। कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक।
तो रिजर्व बैंक को अपने पास गोल्ड का स्टॉक रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है ये भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा। इसमें एक सिस्टम आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें आरबीआई को अपने पास गोल्ड का एक स्टॉक रखना पड़ता है जो करेंसी उसने इशू की है उसके अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी। ये बातें आपको बाद में समझ आएंगी। अब इसलिए समझते हैं कि गोल्ड का रिजर्व होता है आरबीआई के पास, वो मनी का सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि आरबीआई उसको कभी इशू नहीं करता गोल्ड को। सर कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट, अब जो पैसा गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल बैंक के पास क्या पड़े एज ए क्या होते हैं, ट्रेजरी क्या होती है, क्या होते हैं बेटे, खजाना। एक हमारे पास एक बैंक, क्योंकि नहीं तो फिर गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो बैंक के पास एक रिजर्व मनी पड़ी होती है। तो जो कैश गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल बैंक के पास एक एज ए रिजर्व मनी पड़ा है वो भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। तो ये तीन चीजें आपको सीखनी है। कुछ चीजों का मीनिंग नहीं समझ आया तो वो आगे जाके आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड है वो। तो भी बताओ क्या क्या है। नंबर 1, जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, जो कमर्शियल बैंक के पास एज ए कैश रिजर्व पड़ा है, जो आरबीआई के पास गोल्ड पड़ा है। और नॉलेज ही बहुत है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन ये आना ही नहीं कि मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, लिख के दिखाओ 3 पॉइंट्स 3 नंबर के। हमें सिर्फ नॉलेज में पूछेंगे वो आपसे एज ए एमसीक्यू। तो वहां पे आपको लिखना होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। तो फिर वो कहते हैं मनी सप्लाई का पार्ट है क्या, तो फिर जो है वो तो पता ही हमें क्या है, वो चेक करें। पहला पॉइंट, क्योंकि मनी सप्लाई का मीनिंग तो एक लाइन में खत्म हो गया, ये टोटल स्टॉक इन द सर्कुलेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो किस फॉर्म में है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में है। तो पहला कंपोनेंट कॉइन्स, अब रीड कर लो आपको आता ही है। फिर इसमें एक वर्ड मिलेगा जो टेक्निकल है, उसका मीनिंग देते हैं, किसको पता है। इसमें क्या लिखा है देखो, अब थ्योरी को कैसे पढ़ने आपको सिखा दिया, ऐसे पढ़ना, दीज आर टोकन कॉइन्स whose face value is more than their intrinsic value, whose stock coins होता है, ऐसे पढ़ना। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता वहां रुक जाओ, उसके ऊपर सोचो क्या मीनिंग है। फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अभी मान लो मैं एक कॉइन यहाँ पड़ा था, ये देखो, ये कॉइन है बेटा, इसके फेस पे लिखे है 10, तो मैं क्या समझू कितने का कॉइन है ये, 10 रुपीज का। तुम भी तो ऐसे ही पहचानते हो, जैसे कोई आपको देता है 10 का कि 20 का है, ऐसे देखते हो। अगर 20 लिखा होता तो ये 20 का होता। अब मैं क्या करता हूँ, घर पे जाके इसको 2 कर देता हूँ, तो कितने बन जाता है 20 का। तो अब वो मेरे को आती नहीं करना, लेकिन अगर आता होता 1 को 2 बनाना, तो मैं घर पे क्या करता, 10 के कॉइन्स लेके 20 के बना देता। क्योंकि किसी को पहचान थोड़ी है, वो तो देखते हैं कि 20 लिखा है कि 10 लिखा है। तो अगर 20 कर दोगे आप, कोई ऐसी कोई मशीन ले लो, उससे 2 कर दो इसको, तो कितने बन जाएगा 20 का। तो 20 रुपीज अगर है तो ये 20 का बन गया, तो ये इसकी क्या कौन सी वैल्यू बन गई, फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू होगी इसकी। तो जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, ऐसे पढ़ना होता थ्योरी को, इज मोर नहीं पढ़ना होता। इज मोर का मीनिंग क्या है, ज्यादा है किससे। फिर अब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है उसको समझते हैं, या तो ये आपका कोई टीचर समझाएगा आपको, या फिर गूगल एक बहुत बड़ा टीचर है वो समझा देते हैं। हाँ जी, इंटेंसिटी वैल्यू क्या होती है, उसकी खुद की वैल्यू है ना। तो अब ये अलॉय मेटल का बना हुआ है कॉइन, एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम और आयरन को ना मिक्स करते हैं, मिक्स करके एक मेटल बनती है अलॉय मेटल। काफी हार्ड होती है वो, जैसे ये है, ये काफी हार्ड है, और ये हार्ड भी और ड्यूरेबल भी है, इसकी शाइन भी जल्दी जाती नहीं है। तो अब बताओ इसमें ये जो अलॉय मेटल कितने की होगी, करें वेट करें इसका। तो अगर मैं ऐसे वेट करूं इसका, तो शायद ये होगी मेरे ख्याल 40 पैसे की, 40 पैसे का है ये, बस सिर्फ 10 रुपए में क्यों चलता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा है 10।
और जब आरबीआई सॉरी गवर्नमेंट बनाते वक्त, क्योंकि जो कॉइन्स है ना वो गवर्नमेंट बनाती है, पेपर करेंसी कौन बनाते हैं? आरबीआई। कॉइन्स कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास मशीन है, उसके पास मशीन लगी हुई है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कॉइन्स बनाती है। तो वो अगर इसके वो 220 लिख दे तो क्या बन जाएगा? 20। कल को उनको लगेगा कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं, 200 लिख देते हैं, 200, तो एक कॉइन कितने का हो जाएगा? 200 का हो जाएगा। थोड़ा भारी कर देंगे उसको ताकि वो लगे कि 200 का कॉइन है। देखो ना, 5 का कॉइन छोटा है, 10 का बड़ा है, 20 का बड़ा है, वो आप लोगों को ऐसे दिखाने के लिए कि 20 का कॉइन बड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट के कितने पैसे लगते हैं? 20 के कॉइन पे लग जाएंगे 60 पैसे, और कितने लग जाएंगे? 60 पैसे की मेटल वो कितने में चला रहे हैं? 20 रुपए में। तो 20 रुपए का कॉइन, ये उसकी फेस वैल्यू है, और उसके अंदर जो मेटल है वो सिर्फ 60 पैसे की है। अगर ऐसा ना होता, उल्टा होता, अच्छा अगर ये 20 रुपए का कॉइन गोल्ड का बना होता, दिखता तो गोल्ड जैसे ही है ना, तो बताओ आप 20 रुपए चलाओगे कि गोल्ड के हिसाब से बेचोगे? फिर तुम भी स्मार्ट हो जाओगे। तो उन लोग गोल्ड के अंदर निकाला है गवर्नमेंट ने। तो 20 रुपए का, फिर सब लोग 20 रुपए कॉइन इकट्ठा करने लग जाएंगे। मेरी लाइफ का पैशन है 20 के कॉइन इकट्ठे करने। जब वो 20 रुपए का कॉइन इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? उनको पता है कि गोल्ड मिल रहा है, तो क्या वो 20 में चलाएंगे? वो उसको गोल्ड के रेट पे बेचेंगे। तो कभी भी बेटा कॉइन्स की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं तो लोगों ने क्या करना है, बैग बैग भर लेने, बैग भर के वेट करने, और वेट के हिसाब से बेचना उसको। अभी अगर तुम इसका वेट करके बेचोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग जो स्क्रैपर के पास ले जाओ खरीद लेगा, बोलेगा पागल है ये तो, सिक्के ले आए बेचने के लिए। तुम सिक्कों को बेचोगे, ऐसे 10,000 रुपए के सिक्के ले लो, 1 किलो ले लो, 1 kg, तो 1 kg वेट करेंगे, बोलेंगे एलॉय मेटल का रेट है 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए में आपके वो रख लेंगे पूरा बैग, जिसमें 10-10 के सिक्के होंगे। 1 किलो में मेरे ख्याल 1000 सिक्के चढ़ जाएंगे। तो कितने के वो? 10,000 के, फॉर एग्जाम्पल चल रहा है। तो 10,000 की आइटम कितने में बिकेगी? 40 रुपए में। तुम बेचोगे ऐसे? कभी माइंड में आइडिया आया ऐसा कि घर के सारे सिक्के उठा के मेटल बेच देते हैं? स्क्रैपर जब आपके घर में आता है तो आप प्लास्टिक बेचते हो, आयरन बेचते हो, क्या सिक्के भी बेचते हो? क्यों नहीं बेचते? क्योंकि आइडिया कभी आया नहीं दिमाग में। क्योंकि हमें पता है कि ये जो 10 रुपए है ना, ये ज्यादा होंगे, इसकी मेटल वैल्यू से ज्यादा होंगे, इसलिए इसकी मेटल बड़ी सस्ती मेटल है। ये अलॉय मेटल के बनते हैं, बड़े सस्ते मेटल है। ये सिल्वर के नहीं बनते, गोल्ड के नहीं बनते, कॉपर के नहीं बनते, कि वो चीज़ें क्या है, महंगी हैं। तो गवर्नमेंट का खर्चा ही उस पर ज़्यादा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट का 10 रुपए के कॉइन बनाने में खर्चा ही 20 रुपए हो जाए, तो 10 रुपए में क्यों देगी? और आप भी समझदार होगे, फिर 20 में बेचोगे उसको। इसलिए मेटल ही ऐसे बेटा, बड़ी बेकार सी मेटल है ये, है ना, तो इसलिए इसको बेचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा इसका। दिस इज गोल्ड, फेस वैल्यू ज्यादा है और इंटेंसिव वैल्यू कम है। ये हमारे टोकन कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स को बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? टोकन कॉइन्स। whose फेस वैल्यू इज मोर देन इंटेंसिटी। ये चीजें सिखानी है बस आपको, बाकी तो बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा पेपर करेंसी क्या है? अब देखो यहाँ पे फिर एक नया वर्ड आ गया, कोई अकाउंट स्टूडेंट शायद बता भी दे। प्रोमिसरी नोट का मीनिंग क्या होता है? प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट का मीनिंग होता है प्रोमिस, जहां प्रोमिस किया जाता है। वो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम किसी भी पेपर करेंसी को पढ़ते हैं वहां पे एक प्रोमिस लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे द बीरर ऑफ दिस मनी सम ऑफ ₹500। तो इट मीन जिसके पास ये 500 नोट होगा, जिसके पास होगा उसके है वो। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि किसी नोट पे नाम नहीं लिखा हुआ। अगर आपके बैग में से मैंने निकाल लिया 500 नोट, वो मेरा हो गया। अगर आपने मेरे से निकाल लिया तो आपका हो गया वो। इसलिए कोई भी पैसों की चोरी जल्दी करता है, क्योंकि पैसों पे किसी का नाम नहीं लिखा, जिसके हाथ में उसी के माने जाते हैं। तो इसलिए उस पर एक प्रोमिस लिखा होता है कि जिसके हाथ में है उसी को 500 रुपए का फायदा मिलेगा। इसलिए इसको लीगल टेंडर भी कहते हैं। और देखो 2 वर्ड्स मिल गए हमें आज के बाद, लीगल टेंडर भी है ये 500 का नोट, और प्रोमिसरी नोट भी। जबकि हम अकाउंट्स में बिल्स और एक्सचेंज वगैरह को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, बट जो नोट है आपका वो भी एक प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि वहां प्रोमिस है। तो अब आपकी घर पे कोई बोलेगा 500 का नोट, आप बोलना नहीं 500 नोट नहीं है, ये है लीगल टेंडर, ये है प्रोमिसरी नोट। इससे आपकी रिवीजन भी हो रही है, और घर वालों को लग भी रहा है कि इस नालायक पे पैसे लगा रहे हैं, तो पैसे कुछ कवर भी हो रहे हैं मतलब। नहीं तो पैसे तो वेस्ट कर ही रहे हो आप लोग अगर चीजें सीख नहीं रहे। तो चीजों को ऐसे प्रैक्टिस किया करो।
और 1 रुपये से लेकर आपको पता है 2000 तक का नोट आता है मार्केट में। और इसकी भी फेस वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू कह लो या फेस वैल्यू कह लो, ज़्यादा है किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से आता है। वो वर्ड चेंज कर दिया उसमें, एक ही बात है। अब 500 के नोट पे जो लिखा है 500 रुपये, ठीक है ना, 500 का नोट है, देखते हैं ये बेटा, ये मान लो 500 नोट है हमारे पास पड़ा। अब इसको 500 नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे 500 लिखा हुआ है। पर अगर मैं इसको एज ए पेपर बेचूं, रद्दी में बेचूं, कितने का बिकेगा? अवेलेबल तो पेपर है, पेपर का रेट है 15 रुपये किलो। तो फिर आप भी घर से सारे नोट इकट्ठे करके ले आओ, मैं यहाँ पे 50 रुपीज पर के जी हिसाब से परचेज करूँ। चलो डबल रेट 30 रुपीज पर के जी, 100 रुपीज पर के जी, तभी नहीं बेचोगे आप? बोलो सर 100 रुपीज पर के जी मतलब 500 की कितने नोट चढ़ जाएंगे 1 किलो में? वो तो पता है कितनी वैल्यू बन जाएगी। तो 500 का एक नोट कितना होगा? वेट करो इसका, मुझे लगता है कुछ ग्राम्स में होगा कुछ, ये मतलब 1 ग्राम का होगा। तो इसको स्क्रैपर क्या देगा? बोलो सर ये तो वैसे ही दे दो, इसका वेट तो है नहीं कोई। 1 केजी का रेट अगर 15 रुपीज हो तो इस अकेले नोट का कितना वेट होगा? कुछ वेट ही नहीं इसका तो। वैसे बहुत वेट है, 500 रुपये का सामान आ जाएगा इसमें बढ़िया, 500 रुपये के स्नैक्स आ जाएंगे। लेकिन वैसे इसका कोई वेट नहीं है, क्योंकि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, पेपर वैल्यू, वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी पैसा खर्चा होता है। देखो गवर्नमेंट का कैसे होता है, देखो एक तो पेपर हो गया, फिर उस पर प्रिंटिंग होगी, फिर बीच में एक वायर भी होती है ये वाली, ठीक ना, ये सारा खर्चा है गवर्नमेंट का। तो एक 500 रुपये के नोट को बनाने में हो सकता है गवर्नमेंट के 5 रुपये खर्च होते हैं। तो 5 रुपये क्या है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इसमें मेटल, पेपर, प्रिंटिंग, वायर यूज हुई है। तो फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। और इंडिया में 1 रुपए का नोट, जैसे वो आपको बताया था मैंने, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स भी, ठीक है, वो यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने। 1 रुपए का नोट और कॉइन्स कौन बनाता है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। तो ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सारा पैसा फाइनेंस यही करते हैं पूरी इंडिया को। और रिमेनिंग जो नोट्स हैं वो कौन बनाता है? आरबीआई। तो ये भी आपकी नॉलेज का पार्ट हो गया आज के बाद। 1 रुपए का नोट देखने को मिलता भी नहीं, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बाकी सारी पेपर करेंसी कौन बनाते हैं? आरबीआई। इसलिए 1 रुपए के नोट के ऊपर किसकी सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी के ऊपर आरबीआई। इसलिए हमने यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ लिखा था गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये आरबीआई का गवर्नर उस टाइम जो भी रहे होंगे ना, उनके साइन है, किसके साइन है, लेकिन उस टाइम जो भी रहे होंगे तो वो आरबीआई के गवर्नर रहे होंगे वहां पर। तो उस टाइम का ही नोट बना हुआ है। और 1 रुपए के कॉइन पे किसके साइन है? फाइनेंस सेक्रेटरी के। ये फिक्स है चीजें। तो एक तो ये है करेंसी के अंदर क्या क्या आता है, कॉइन्स एंड पेपर करेंसी। और करेंसी किसका पार्ट है? मनी सप्लाई का। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार के लिए आप रीड करो, देखो कितना समझ आता है आपको। अपने तरीके से रीड करना, मीनिंग निकालते हुए रीड करना। डिमांड डिपॉजिट कौन से हैं? ये वो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कहाँ करते हैं? अब कनेक्ट कैसे होगी बेटा, जब इसके वो क्वेश्चन पूछोगे। अगर कोई ये समझे कि सर बोले हिंदी में नहीं निकालो, मैंने ये नहीं बोला, ये बोला कनेक्ट हो जाओ। जब क्रिकेट में कोई बैट्समैन खेल रहा होता है तो मैं उससे कहीं ज्यादा सोच रहा होता हूँ कि अगर इस ओवर में एक भी 4 आ गया तो इंडिया की वापसी हो जाएगी, और अगर इस ओवर में एक भी विकेट चली गई तो फिर तो नहीं इंडिया जीत सकता। ये हम एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। अभी हुआ है क्या वहां पे? अभी तो बॉलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, पहली बॉल ही हुई है, पहली बॉल पे 1 स्कोर हुआ है। पर हमने सोच लिया कि एक स्कोर, एक 4 तो आने चाहिए इस ओवर में, एक 6 तो आने चाहिए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम बोर भी नहीं होगे। मैं 40-50 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ थ्योरी, क्योंकि मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, कनेक्ट होकर पढ़ सकता हूँ। तो मुझे तो बोरिंग नहीं लगती थ्योरी कोई भी। तो दीज आर द डिपॉजिट मेड टू बैंक, किस फॉर्म में? सेविंग में, करंट में, एफडी में। तो डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या है? जिसे हम एक चेक के थ्रू पैसा विड्रॉ, क्योंकि हमारी बुक्स अभी अपडेट नहीं हुई ना, तो यहाँ आना चाहिए चेक के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू। ये वही चल रहा है 15-20 साल पहले जो लिखा हुआ था। आज के टाइम में तो चेक को यूज नहीं करता, तुम लिख सकते हो, लेकिन चेक और एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसफर, वो प्लेटफॉर्म्स मिल गए ना हमें, गूगल पे वगैरह। दीज आर द विड्रॉएबल डिपॉजिट, बताइए
चेक के थ्रू आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट इनका एक और नाम भी है, क्या नाम है इसका? नेट। जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें दो फायदे मिलेंगे बेटा। एक तो आप बोर नहीं होगे, दूसरा आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। ये तो चाहते हैं हम पढ़ते जाए याद होता जाए। ये हमारे नेट डिमांड डिपॉजिट्स हैं। इसका मतलब उसका मीनिंग क्या है अभी समझाएगा यहाँ पर। ओनली डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक टू बी इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। बट जो डिपॉजिट्स एक दूसरे के पास है इनके, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, जो एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक के पास करता है, आर नॉट रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये नेट का मीनिंग है कि जो पैसा पब्लिक का बैंक में पड़ा है वो तो है, क्योंकि उसको तो पब्लिक की बात विड्रॉ कर सकती है, पर एक बैंक दूसरे बैंक के पास को सिक्योरिटी के तौर पर पैसा डिपॉजिट करवाता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो HDFC बैंक का पैसा SBI के पास पड़ा है, SBI पैसा HDFC पड़ा है। तो जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, एक दूसरे के डिपॉजिट्स हैं, वो सर्कुलेशन में नहीं आते। तो नेट का मतलब हमें इंटर बैंक डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करना। ये आपके खुद के नोट्स बनते हैं यहाँ। तो बस ये लाइन है। अब अगर मान लो मैं रिच होता तो मैं एक हाइलाइटर परचेज कर लेता, और मैं उस हाइलाइटर से, वो काश है ना, ड्रीम है मेरा कि काश मेरे पास भी एक हाइलाइटर होता जो कि 40 रुपीज का आता है शायद, और वो मैं अगर परचेज कर लेता तो मैं इस लाइन को आज अंडरलाइन करने की बजाय हाईलाइट कर लेता। आप भी कभी ऐसे ड्रीम्स देखो तो शायद पूरे हो जाए। ऐसा कोई डे आए कि आपके पास हाईलाइटर हो और आप अपनी बुक में से कि वो अच्छा पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर देना, फिर वो मिटेगा भी नहीं। सिर्फ वो लाइन हाईलाइट करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेट का मतलब समझ आ गया, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। और बेटर हाईलाइट करने हैं तो पूरी लाइन करो ही ना। फुल लाइन तो इंग्लिश है, मुझे तो इंग्लिश नहीं सीखनी, मुझे इकोनॉमी सीखनी है। तो इकोनॉमिक्स तो बस ये है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। तो हाईलाइटर यूज करो क्योंकि बहुत महंगा है, थोड़ा यूज करो, खत्म हो जाएगा फिर। और अगर हमने लोन पे लिया तो और इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज स्टूडेंट अफोर्डिंग कर पाते हमारे, क्या करें। इंटर बैंक डिपॉजिट्स ये इंक्लूड नहीं होंगे, जो किसके पास है, एक दूसरे के पास है, ठीक है। वो इंटर बैंक से समझ आ जाएगा। तो सुन लिया ना आज, तो याद ही रहेगा। तो बस इंटर बैंक डिपॉजिट वर्ड ना भूल जाए, वो याद रखना। तो नेट डिमांड डिपॉजिट्स मतलब अंडरलाइन करते जाओ, कुछ हाईलाइट वो करो जो मेन चीज है। नेट डिमांड डिपॉजिट्स हम मनी सप्लाई लेते हैं बिकॉज दीज आर द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट बैंक। अब ये लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम में उन्होंने ऐसे निकालना है, एक लाइन निकालनी है, उसके ऊपर आपको MCQ दे देना है बना के। ये क्या है, देखो आप सब लोग पता है कौन हो, क्रेडिटर्स हो किसके, बैंक के, क्योंकि बैंक के आप क्लाइंट हो, आपने बैंक को पैसा दिया हुआ है। तो आपने अगर बैंक को पैसा दिया हुआ है तो बैंक ने वो पैसा आपको वापस भी करना है। तो बैंक को पता है कि जो पैसा देने आ रहा है आज, कल को निकालने भी आएगा। तो इसलिए ये दीज आर क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट बैंक। जितना भी पैसा डिमांड डिपॉजिट में पड़ा है वो बैंक की तरफ से वो पैसा है जो उसने अपने क्रेडिटर्स को वापस करना है। ठीक है। तो अगर अगर आप डेटर होते बैंक के, अगर बैंक के डेटर होते तो उसका मीनिंग होता था आपको बैंक ने क्या दिया, लोन। ठीक है, जो अकाउंट स्टूडेंट है वो समझते होंगे। डेटर का मीनिंग होता है कि हमने पैसा बैंक से, हमने किसी से लेना है पैसा। जैसे आप सब लोग मेरे डेटर हो कि मैंने आप सबसे फीस लेनी है, अगर मैंने वो फीस वापस करनी होती आपको तो मैं आपका क्या बन जाता, क्रेडिटर। तो ये एक है पॉइंट। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होती हैं, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी। इकोनॉमिक्स क्लास में ऐसा कुछ बोलना पड़ता है, अकाउंट्स में सबको पता ही होता है। तो इसलिए बैंक के लिए आप सब लोग क्रेडिटर्स बन जाते हो, क्योंकि आपके क्लेम्स बैंक ने आपको वापस करने हैं, क्योंकि आपने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया है, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, जहां भी किया है वहां पर पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। वो मेरी मर्जी है, मैं खुद पैसे निकालूं या किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दूं, बट वो पैसा मैं निकाल सकता हूँ। तो पूरी इन 5 लाइनों में एक ही बात बोली उसने बार बार कि ये बुक का स्टाइल होता है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ बना के बताना एक बात को। तो ये 2 बातें असल में, एक जो पैसा पब्लिक का पड़ा है जिसे पब्लिक कभी भी विड्रॉ
कर सकती है चेक के थ्रू, क्योंकि वो पब्लिक का क्लेम है बैंक के अगेंस्ट। बैंक के लिए वो क्या है, एक लायबिलिटी, लोन्स। एक तरह से आपका पैसा बैंक के ऊपर क्या हो गया, लोन हो गया, क्योंकि बैंक को आपने दिया है, आप बैंक के क्या हो गए, क्रेडिटर्स। दूसरा, जो एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया है उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। बाकी आगे भी सेम लिखा हुआ है। इट इज वर्चुअली हार्ड कैश अवेलेबल विद द पर्सन, हेंस इज ट्रीटेड लाइक करेंसी एंड इंक्लूडिंग द मनी सप्लाई। अब यहाँ से लाइन क्या रहेगी, डिपॉजिटर कैन विड्रॉ हिज एंटायर मनी डिपॉजिट इन बैंक, पता ही वो तो हम पूरा पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पैसा पे, फिर भी बात लिख रहे हैं पेबल डिमांड, वो तो पता ही ना। डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या है कि मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, मैं सारा पैसा निकाल सकता हूँ, अकाउंट बंद करा दो, सारा पैसा निकाल लूँ, तो जो पैसा मैं निकाल सकता हूँ वो तो मेरा है ही है। और ये एक तरह से हार्ड कैश ही है जो पहले बैंक में पड़ा था और आपने बैंक से निकाल लिया। मान लो मैं बैंक को 1 लाख रुपए दे के आऊं, तो 1 लाख रुपए क्या दे रहा हूँ, हार्ड कैश, वो बैंक में पड़ा है, फिर 1 घंटे बोला मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो वापस ले आओ। तो जितना भी आपका डिमांड डिपॉजिट से पैसा पड़ा है वो एक हार्ड कैश है जो बैंक के पास होना ही चाहिए अवेलेबल। फिर उसमें करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये तो हमें पता ही है। तो पूरे पैराग्राफ में बस 2 बातें मेन थी, समझा कि सबको। नेट का मीनिंग, टोटल डिपॉजिट्स में से हमने क्या माइनस किया, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। इसलिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका तो हम क्या बनाएंगे, नेट इज इक्वल टू नेट डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से आया पैसा, और उसमें से माइनस कर देंगे कौन से, हाँ इंटर बैंक डिपॉजिट्स। ये समझने के बाद वो माइनस कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब एक नया पॉइंट आपके सामने आ गया, क्या डिफरेंस है मनी में और हाई पावर मनी में। मनी का मीनिंग तो हमें समझ आ गया, मनी का नैरो मीनिंग है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, चाहे उनके पास हो घर में या कहाँ हो, बैंक में। तो अगर हेल्ड बाय पब्लिक है तो करेंसी कैश में है, सी है, और अगर पैसा बैंक में पड़ा है तो क्या है, डीडी है, डिमांड डिपॉजिट है, पर है तो पैसा पब्लिक का ही। बट हाई पावर्ड मनी में क्या है, जो सी तो कॉमन है, बट आर क्या है, विद बैंक्स। ये जो पैसा हमने मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना था, याद है, हमने माना था कि मनी सप्लाई के अंदर वो पैसा इंक्लूड नहीं है जो बैंक्स में पड़ा है, चाहे एक बैंक का दूसरे बैंक में पड़ा हो, उसको क्या इंटर बैंक डिपॉजिट, या एक बैंक का खुद का ही पैसा अपने रिजर्व में पड़ा हो कि जो वो खर्च नहीं करेंगे, वो आगे लोन पे नहीं देंगे, और उसी पैसे को बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। अब इसको एक बार पढ़ के देखो, इस पॉइंट को क्या समझ आता है आपको। इस लाइन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। ये बात वैसे चैप्टर नंबर 6 में जाके समझ आएगी हमें, जब हम चैप्टर 6 में जाएंगे, मतलब बैंकिंग चैप्टर में जाएंगे, वहां जाके समझ आएगी, क्योंकि वहां हम आपको सिखाएंगे कैसे कमर्शियल बैंक्स, देखिए सी भी लिख रहा हूँ, कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं। मनी कौन बनाता है, आरबीआई, बट कमर्शियल बैंक्स के पास एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू वो एक मनी में से दूसरी मनी निकाल सकते हैं।
जैसे मान लो एक पर्सन ने, मैं ट्राई करता हूँ समझाने की, बैंकिंग चैप्टर में जाके समझ आएगा। एक पर्सन ने अपने 1000 रुपीज बैंक को दिए, बैंक ने इसमें से 10% पार्ट अपने पास रख लिया, 100 रुपीज रख लिए, तो उसके बाद जो 900 रुपए हैं वो आगे किसी और पर्सन को लोन पे दे दिए। जब किसी पर्सन को लोन पे देगा उसका भी तो बैंक में अकाउंट होगा, तो ये पैसा किसी और के बैंक अकाउंट को क्रिएट करता है। मतलब पैसा मेरा ही था, बैंक ने मेरा पैसा किसी को लोन पे दे दिया, क्योंकि बैंक को ये लगता है कि मैं एक दिन में वापस लेने नहीं आऊंगा। क्या आपको लगता है कि एक बैंक के सारे कस्टमर एक ही दिन में पैसा वापस लेने आए थे? तो बैंक को एक्सपीरियंस के तौर पे पता है कि सारे कस्टमर्स एक दिन में पैसा वापस लेने नहीं आएंगे, तो हम किसी का पैसा यूज कर सकते हैं, और अगर आप पहुंच भी गए तो किसी और का पैसा उठा के आपको दे देंगे। लाइन देखा, बैंक में लाइन लगी होती है, एक पैसा डिपॉजिट करने वालों की लाइन होती है और एक निकालने वालों की। आपने 1 लाख दिए, वही अगले वाले को दे दिए, और तुम अगले वाले से छीन रहे हो, ये तो मेरे 1 लाख थे, वापस कर। कैसा होता है कभी? आपने 1 लाख डिपॉजिट किया और लाइन से निकल गए, अगले वाले ने 1 लाख निकाल लिए, और वो वही वाले नोट है जो आपने दिए थे। तो आप क्या उससे छीनते हो कि ये तो गलत बात है, मेरे नोट इसको क्यों दे दिए, ये तो मैंने कहा था मेरे अकाउंट में रखो, और आपने इसको दे दिए। बोलेगा अब ये बैंक के हो गए, आपने हमें दिए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हो गया, अभी आपका थोड़ी रहा, अभी तो बैंक का हो गया। बैंक किसी भी तो बैंक ने उसी 1 लाख को लोन पे दे दिया। तो अगर आप निकालने नहीं जा रहे, उसको पता है ना आज जो डिपॉजिट करने आया है वो पागल थोड़ी है कि आज ही निकालने आएगा, उसे बैंक में रखना है पैसा। और बैंक में अगर एक दिन के लिए भी पड़ा रह गया 500 करोड़, तो बैंक उस 500 करोड़ का क्या दे सकता है? लोन दे सकता है। तो बैंकिंग चैप्टर आपको ये बात अच्छे से समझाएगा कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है। जो बैंक के पास रिजर्व्स होते हैं, बैंक उसके थ्रू एक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं? अपने पास 100 रुपीज रख लेते हैं और बाकी का पैसा लोन पे देता है। तो इसलिए हाई पावर्ड मनी को अलग रखा गया। अदरवाइज हमारे चैप्टर से ज्यादा कोई लिंक नहीं हाई पावर्ड मनी का, बस एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जैसे जब आप मेरा टेस्ट आएगा, मनी चैप्टर का टेस्ट आपके लिए टफ होगा जब आएगा ना, क्योंकि मैं पूछूंगा व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, व्हाट इज फिएट मनी, व्हाट इज फिडुशियरी मनी, मैं सबके मीनिंग पूछूंगा आपसे। तो मीनिंग तो वही बता पाएगा जो समझ के आया है। फिडुशियरी मनी होगी जो ट्रस्ट बेस्ड मनी है, चेक्स है ना, ड्राफ्ट्स। और जो फिएट मनी है वो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट है, लीगल टेंडर मनी है। तो जितना कुछ आपको समझा रहा हूँ ये आपके टेस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो आई विल आस्क एक्सप्लेन हाई पावर्ड मनी। आपको बताना पड़ेगा हाई पावर्ड मनी में कैश तो आता ही आता है, जो करेंसी है, सी फॉर करेंसी, पर वहां डिमांड डिपॉजिट की जगह पर क्या आता है? आर, रिजर्व्स विद द बैंक, कैश रिजर्व विद बैंक, जो आगे डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसको भी मत पढ़ो, यहाँ भी लिखा है कि बाद में पढ़ेंगे इस लाइन को। बस आपको हाई पावर्ड मनी का मीनिंग पता चाहिए, इसमें क्या क्या कंटेंट है। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, सी फॉर करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, एंड आर फॉर कैश रिजर्व विद बैंक, जिसे मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते, इसलिए उसको यहां दे देते हाई पावर्ड मनी, क्योंकि ये किसी और काम आने, इनका कोई और यूज है इसका, ये बेस बनेंगे आगे। क्या बेस है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो 100 रुपीज बैंक ने रख लिए, जो कोई पर्सन पैसा निकालने आएगा तो यही काम आएंगे, क्योंकि बैंक ने वो पैसा लोन पे नहीं देना, इसलिए बैंक को डर नहीं है। मान लो बैंक के पास 100 कस्टमर्स आते हैं पैसा डिपॉजिट करने, वो सबके थोड़े थोड़े पैसे उसने कहाँ रख लिए? रिजर्व में। तो बैंक का इतना रिजर्व हो गया कि अगर कोई पर्सन पैसा निकालने आ जाए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बैंक के पास कोई पर्सन आया हो पैसा निकालने, वो बैंक बोले पैसा तो खत्म हो गया आज? बैंक कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि बैंक के पास वॉलेट कैश होता है, उसके वॉलेट में कैश पड़ा होता है। अगर बैंक रोबरी होती है तो बैंक रोबरी क्या होती है? यही होती है, रोबर्स क्या करते हैं, वो बैंक के उस वॉलेट में पहुंच जाते हैं जहां पर 500 करोड़ पड़े होते हैं। तुमने कोई ऐसी मूवी देखी हो कभी? तो पूरे पूरा 500 करोड़ उठा के वो ट्रक में डाल देते हैं। तो बैंक का वो क्या था? कैश रिजर्व। वो कैसे बना था? हर एक बंदे के 10% काट के। इसलिए बैंक कभी इंसॉल्वेंट नहीं होता। कभी भी बैंक अगर 900 लोन पे दे रहे, उसको ट्रस्ट है कि हमारे पास सबके थोड़े थोड़े पैसे पड़े हैं, अगर कोई पैसा निकालने आ गया तो हम इस पैसे को यूज कर लेंगे। वो हाई पावर्ड मनी में उसको लिए जाते हैं, जो कैश रिजर्व बैंक के पास पड़े हैं, जो सर्कुलेशन में नहीं है, सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, बट हाई पावर्ड है। वो बैंक को एक पावर देते हैं, एक सॉलिड पावर, कि कभी बैंक को टेंशन नहीं होती है। ठीक है,
इस बेस पर हमें अब मनी सप्लाई के मेजर्स समझ आएंगे। हमारी मनी सप्लाई के 4 मेजरमेंट्स हैं। एग्जाम में सिर्फ M1 M2 ही आते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम चारों कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं जाता। दीज प्रेजेंटेशन, ये 4 मेजर जो हैं आरबी ने प्रेजेंट किए थे, प्रेजेंटेड बाय आरबी, 1977 से हमारी बुक्स में चल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबी, ये बातें फालतू हैं आपकी, ये यूजेबल नहीं है। और ये शुरू में 1967 से 68 तक जो था वो एक नैरो मीनिंग रहा था, मतलब वो M1 और M2 तक ही रहा था। और उसके बाद फिर 77 में M3 M4 भी ऐड हो गया, तो वो बन गया मनी का कौन सा मीनिंग, ब्रॉड मीनिंग। तो आप समझ तो M1 से बड़ा कौन होगा, M2, और M2 से बिग ब्रॉड M3, और M3 से ब्रॉड M4, M4 लास्ट है। आप एक बार ध्यान से M1 को पढ़ो, क्या समझ आता है आपको, क्योंकि M1 तो हमें आता ही है, बस इसमें OD ऐड होगा जो हमने अभी तक नहीं देखा क्या होता है। अब आपको टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, आपको लिखने होंगे सारे। आई विल एक्सप्लेन M1 M2 M3 M4, 4 मेजरमेंट्स दिखाओ मनी के। M1 के आगे आपको ये सब लिखना होगा, बस M1 ही याद करना है आपको। M2 में बोल देंगे M1 प्लस समथिंग, M3 बोल देंगे M1 प्लस समथिंग, समथिंग ही ऐड होंगे, M1 सब में होगा। तो एक बार रीड करो फिर बताओ। वो सुनाऊंगा और भी, पहले पढ़ के देखो कुछ समझा था। सी का मीनिंग समझ गए, सी मीन्स करेंसी, जो किस फॉर्म में है, कॉइन्स में और कॉइन्स को समझ गए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में आता है, और वो उसका फेस वैल्यू इंटरेस्ट वैल्यू से ज्यादा होता है। फिर ऐसी करेंसी पेपर नोट्स, ठीक है, तो कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, पेपर नोट्स आरबी बनाता है, 1 रुपए का नोट नहीं बनाता, 1 नोट को बनाता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए के ऊपर के जो 2, 5, 10, 20, फिर 50, देन 100, 500, फिर 2000, 1000 का भी गायब है, तो वहां तक के जो नोट्स है वो बनाते हैं आरबीआई। वो तो है ही हेल्ड बाय पब्लिक, वो तो सी तो हर जगह है, हाई पावर मनी का पार्ट भी है, मनी का पार्ट भी है हर जगह, क्योंकि वो तो हमारा पैसा है ना, वो तो सर्कुलेशन में है ही है। डीडी, डिमांड डिपॉजिट बैंक, और जिनको हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये नेट है, और नेट का मीनिंग समझ चुके हैं क्या, इंटर बैंक डिपॉजिट्स इसका पार्ट नहीं है। और इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक का पैसा। थर्ड है ओडी, जो नया पॉइंट है, दीज आर द अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास रखा होता है पैसा, किसने, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स प्रॉपर नहीं है, मतलब जो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वासी गवर्नमेंट क्या होता है, जो 100% गवर्नमेंट नहीं है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे LIC है, मान लो LIC 100% गवर्नमेंट नहीं हो सकती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो 100% गवर्नमेंट नहीं है, तो कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसी हैं जो 100% गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का पैसा भी इसमें लगा हुआ है और गवर्नमेंट का भी लगा हुआ पैसा, तो जितनी भी क्वासी को सेमी बोल सकते हो, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन सा बैंक है, IDBI, बहुत कम लोगों का अकाउंट होता है इस बैंक में, IDBI हमें मिलता भी कम है, हर जगह क्या मिल रहे हैं,
ये वाले बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस, ये बैंक नॉर्मल बैंक हैं। लेकिन आईडीबीआई बैंक एक अलग तरह का बैंक है। इसका काम है इंडस्ट्री को डेवलप करना। इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी पैसा लगाया और गवर्नमेंट सेक्टर ने। इनको काम करने के लिए कंट्री में आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, तो उसको भी मनी का पार्ट मानते हैं, जबकि वो पैसा किसका पड़ा है, आरबीआई के पास। बट आरबीआई उसको अपने पास रखता नहीं है, वो आगे सर्कुलेशन में डाल देता है, जिसमें मनी का पार्ट है। नंबर टू, जितने भी फॉरेन सेंट्रल बैंक हैं, अब जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक छोड़ दिया जाए तो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है। जैसे फेडरल रिजर्व सिस्टम है, जैसे अमेरिका का बैंक है, लंदन का बैंक है। तो हर एक बैंक एक नाम है। हर, जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में कुछ और बोलते हैं, लंदन में, यूके में कुछ और बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोलते हैं। पर हर कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक है। जैसे मान लो बेटा हर क्लासरूम में एक टीचर है, तभी तो क्लास है। एक टीचर या दो टीचर है भी नहीं, तो एक टीचर 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या 40 को, या 50 को, तो वो एक सेंट्रल पर्सन है जिसको कंट्रोल करना है सबको। आप सब कितने ज्यादा होते हो, लेकिन मुझे अकेले को आप सबको कंट्रोल करना है, तो इसलिए मैं सेंट्रल बैंक हो गया। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ऐसे ही अदर कंपनीज कंट्रीज का सेंट्रल बैंक है, उनको बोलते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक। वो भी इंडिया में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो उनको इंडिया में बिजनेस करने के लिए अपने रिजर्व देने पड़ते हैं, किसको, आरबीआई। ऐसे ही फॉरेन गवर्नमेंट्स भी इंडिया में बिजनेस करती हैं। ऐसे ही लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, ये सब लोग इंडिया में वर्क करते हैं। चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज में वर्क करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करे, लोन्स प्रोवाइड करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करे, कुछ भी काम करे। अगर कोई बंदा इंडिया में बैंकिंग काम कर रहा है, कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन, उसे आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, डिपॉजिट्स। कोई काम कर सकता है, इसी को बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स। So these are the deposits with RBI by any semi-government institution like this bank या foreign banks, foreign, जैसे ये word to word आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। बट दिस डजंट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। वो हमने ऊपर पढ़ लिया बेटा कि आरबीआई के पास एक तो कमर्शियल बैंक का पैसा पड़ा होता है और एक गवर्नमेंट का। जो उसका एक कैश रिजर्व है, उसे हम मनी सप्लाई का पार्ट नहीं, उस पैसे की बात नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर हम बोल चुके हैं मनी सप्लाई डजंट इंक्लूड। तो फिर चाहे मनी सप्लाई का M1 हो या M2 हो, उसमें वो वाला पैसा तो आएगा नहीं। इसका तो दो चीजें आप समझ आ गई मुझे। इंटर बैंक डिपॉजिट्स पार्ट नहीं है, जो एक बैंक का दूसरे बैंक का कर रहे हैं। तो यहाँ पिक्चर ना हो दिमाग में, एक बैंक का दूसरे बैंक के पास, दूसरा एक बैंक का आरबीआई के पास, तीसरा एक गवर्नमेंट का आरबीआई के पास। इस पैसे को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं, बाकी सारा कुछ है। तो ये जो अदर डिपॉजिट्स हैं, जब जैसे मान लो कोई भी बिजनेस करने के लिए आरबीआई को देता है पैसा, आरबीआई यूज करते हैं उसको, आरबीआई आगे लोन दे देते हैं। आरबीआई लोन किसको देता है, कमर्शियल बैंक से, पैसा फिर सर्कुलेशन में आ गया। कमर्शियल बैंक किसको देती है, आपको, पब्लिक। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। तो M1 में तीन चीजें हैं, सी प्लस डी प्लस ओडी। और अच्छे से पढ़ लो, आपको याद होना चाहिए वर्ड टू वर्ड। स्कूल एग्जाम में आता है कि M1 का मीनिंग लिखो। ये मनी का भी नैरो मीनिंग है।
हाँ जी, याद हो गया सबको? क्लियर है? कि बस ये याद करना है हमें, सी, डी डी और ओ डी। जब हम M2 में जाएंगे वहां तो कुछ याद नहीं करना, बोलेंगे बस M1 तो है ही है, इसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट भी डाल दो, क्योंकि आपको पता आगे बढ़ेगा तो M2 में थोड़ा सा रोड हो जाएगा। अब कहते हैं वो पैसा जो पोस्ट, ये तो जो पैसा था जो कमर्शियल बैंक में पड़ा था डीडी, ये वो पैसा पब्लिक का जो कहाँ पड़ा है, कमर्शियल बैंक के पास। पर कुछ पैसा कहाँ पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, तो पोस्ट ऑफिस का जो पैसा है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अमाउंट इन दिस डिपॉजिट इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक, हेंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिमांड विद। अब क्योंकि बैंक तो हमें चेकबुक दे देता है, बट जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलता है वहां से पैसा डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोगों का इतना इंटरेस्ट होता नहीं पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने का। ना वो डेबिट कार्ड देते हैं, ना उनकी कोई मोबाइल ऐप है, ना ही वो चेक बुक देते हैं, बस वो सेविंग करवाते हैं आपकी, स्मॉल सेविंग्स, इसलिए वो डीडी में नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसलिए M1 में तो ये है ही है, सी डी डी ओ डी। अब जब M2 लिखेंगे तो M1 तो है ही है, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स भी आ जाएगा। किसका सेविंग डिपॉजिट? पोस्ट ऑफिस का। और वो बैंक के डिपॉजिट से अलग है, क्योंकि बैंक में जो डिपॉजिट है वहां पे चेकबुक मिलती है, यहाँ चेकबुक नहीं मिलती, तो ये वैसे इंटायरली डिफरेंट है। अब M3 की जब बात करेंगे तो बोलेंगे M1 तो है ही है, पर यहाँ M1 में अलग चीज ऐड हो रही है, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब ये आगे फिक्स डिपॉजिट, नेट तो है ही है वो पॉइंट, अगर एक बैंक का दूसरे बैंक के पास है वो नहीं। तो टाइम डिपॉजिट मतलब जो पब्लिक का एफडी के तौर पर पैसा पड़ा है कमर्शियल बैंक में, क्योंकि एफडी अभी तक आई नहीं थी, पर यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो M2 और M3 सेम है। M2 में पोस्ट ऑफिस का ऐड कर दिया और M3 में पोस्ट ऑफिस का निकाल के एफडी का ऐड कर दी, पर अलग अलग है, ऐसा नहीं कि होगा, ये कोई स्टेप्स नहीं है कि M3 में M2 भी होगा, ये अलग स्टैंडर्ड्स है। तो M2 और M3 तो मुझे सेम लगते हैं, दोनों का सेम स्कोप है, एक आइटम कम है एक आइटम ऐड होगी, ठीक है। पर M4 हाईएस्ट है, इसलिए उसमें M3 भी होगा। अब सोचो बेटा अगर M3 है तो M3 में क्या है, फिर बोलो M1 है, और M1 के साथ क्या है, टाइम डिपॉजिट है, तो क्या नहीं है, पोस्ट ऑफिस, तो डाल देते हैं इसमें पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। लेकिन यहाँ टोटल है और वहां पर ध्यान दो, यहाँ क्या है, तो और ब्रॉड कर दिया कि मान लो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट के अलावा भी कोई स्कीम है, वो भी एफडी देते हैं, सेविंग अकाउंट में भी एफडी खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट के अलावा एफडी अकाउंट भी है वहां पर। सेविंग अकाउंट में तो स्मॉल सेविंग्स आएंगी, हर महीने पैसा जमा कराना पड़ेगा, एफडी थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें एक साथ ज्यादा पैसा दोगे और एक टाइम तक वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ सारे आगे मतलब पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स पोस्ट ऑफिस देता है, तुम कभी पोस्ट ऑफिस विजिट कर लो, तुम देख ही लोगे कि ये होता है पोस्ट ऑफिस। आप लोग देखा नहीं होगा क्योंकि अब टाइम नहीं ना वो चीज़ का कि आप कोई लेटर बॉक्स में लेटर डालने जा रहे हो, आप तो सीधा मेल ही करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो किसी को लेटर लिखते नहीं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाओगे तो आजकल उनका काम यही रह गया, क्योंकि आजकल वो तो कोई कोरियर तो हम प्राइवेट से करवा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर उनका काम रह गया सेविंग स्कीम्स पे चलना, या तो उनके पास सेविंग अकाउंट है या एफडी अकाउंट्स है या और स्कीम्स हैं, जैसे सुकन्या योजना उनके पास है, तो वो उस पर पैसा आपसे ले सकते हैं, बहुत से ऐसे प्लान हैं उनके पास जहाँ पे वो पैसा आपसे लेते हैं। तो टोटल डिपॉजिट्स आ गया इसके अंदर, वहाँ सेविंग डिपॉजिट है M2 में, और M4 में क्या है, टोटल डिपॉजिट। और जब क्योंकि हमने M3 ले लिया तो M3 में तो ये तो आई गई दोनों चीज़ें, M3 में M1 भी आ गया और नेट टाइम डिपॉजिट भी आ गया। नेटवर्ड नहीं लिखोगे तो फिर मिस्टेक मानी जाएगी, यहाँ टोटल लिखना है, सेविंग नहीं टोटल डिपॉजिट्स। लेकिन इसमें एक चीज नहीं लेनी हमें, अदर देन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं ये, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट सर्कुलेशन में नहीं डालती, ये पैसा गवर्नमेंट अपने पास रखती है। NSC इसका पर्पज ही अलग है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का, क्योंकि इस तो सिर्फ आपको स्पेशल लिखना है कि पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स एक्सेप्टेबल हैं, और उसकी एक स्कीम है NSC, होते हैं उसके पास, जैसे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र,
केवीबी भी एक स्कीम है उनके पास। तो बहुत सी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस के पास, नाम ऐसे रखे उन्होंने, किसान विकास पत्र। तो इसका मतलब उन्होंने जितने भी डिपॉजिट्स लिए हैं आपसे किसी भी फॉर्म में किसी भी नाम से, वो सारे डिपॉजिट ले लेने हैं। बस एनएससी जो उनका सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो नहीं लेना। उसका पैसा गवर्नमेंट अलग तरह से यूज करती है, उसको इग्नोर ना करते हुए ही लेना, ये आप याद रखिए। इसलिए M1 M2 जो है वो नैरो मेजर्स हैं, M3 M4 जो है ब्रॉड है। M1 इज मोस्ट लिक्विड, क्योंकि इसमें ज्यादा सामान क्या है, कैश वाला ही है। M4 जो है लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि उसमें फिर FD भी आ गई, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट सारे आ गए उसमें। तो इसलिए मोस्ट लिक्विड क्या है, M1। इससे ज्यादातर ये चलते हैं जब हम मनी को एक्सप्लेन करते हैं, तो मनी या मनी सप्लाई में क्या आता है, सिर्फ M1। M3 जो कॉमनली यूज, वो तो उन्होंने ऐसी क्लासिफिकेशन बना दी अपनी। अब M3 और M2 ये दोनों सेम ही है, ये नैरो मीनिंग में आते हैं, M1 M2 M3। M4 जो है ब्रॉड है। अब M3 में क्या था, कॉमनली यूज क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि M3 के अंदर हमने क्या किया था, क्योंकि ये चीज ज्यादा चलती है, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट कम चलते हैं। बट कॉमनली क्या होता है, या तो हमारा सेविंग अकाउंट है बैंक में, या करंट अकाउंट है, या फिर हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, या फिर वो जो आपने आज नया सीखा है OD। तो इसलिए कॉमनली मेजर है M3, इसलिए वो M1 से तो ब्रॉड ही है। इसलिए M1 M2 नैरो आ जाते हैं, M3 को नैरो नहीं मानते, कि उसमें M1 भी है और एक बहुत बड़ी चीज आ गई, पूरी इंडिया के फिक्स डिपॉजिट्स अगर देखें तो मिलियंस में पहुंच जाएंगे। तो वो जस्ट ये एक टीचर की अपनी खुद की क्लासिफिकेशन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आगे तो वर्क आपका स्टार्ट हो गया, चैप्टर इज ओवर। तो ये एक हमारा 1 आवर का लेक्चर था जो कल तक पेंडिंग था, इसलिए आपको आज स्पेशल बुलाया है। अब आप घर पे करोगे बेटा ये वाला वर्क, ये हर चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं। कभी बुक ओपन तो करो, बुक के लास्ट पेज पे जाओ तो सही, यहाँ आपको हमेशा मिलेंगे MCQs। जब तक हम आपको नहीं करवाते, हम एक लेवल पे करवाएंगे आपको वर्कशीट्स के थ्रू, बट MCQs जो बुक में गिवन है वो तो करो। आपका टेस्ट अभी तो इन्हीं में से आ रहा है, जो परफॉर्मेंस टेस्ट आप देते हो जिसमें तुम कुछ नहीं कर पाते, वो इसी के क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज वी वांट कि आप इनको पढ़ो। ये आप अब देखो, ये सारी चीजें हैं, आप कोई भी रैंडमली कर लो। देखो जैसे सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी, जो हम एक पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं, ठीक है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो जो आप अभी पढ़ के जा रहे हो मेरे से आज, या 3 लेक्चर में देखा है, उसकी रिवीजन है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड, वो रिवाइज करा देते हैं आपको, वो भी एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में। हमने जब टेक्स्ट मैटर पढ़ा होता है तो हमें उतना ध्यान से क्लियरिटी नहीं होती, तो इनको देख के ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये आपको होमवर्क है, ट्रू फॉल्स, आगे फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये जरूर करो, क्योंकि ये ज्यादा तंग करते हैं आपको। ये आपका काम है, आप इनको करो और डाउट्स लेके आओ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एनी डाउट, आप बोलते हो कोई डाउट नहीं, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, टाइम ही नहीं आप लोगों के पास। ये एंड आर क्वेश्चंस। टाइम कैसे बाय करना है वो मैंने आपको अकाउंट्स क्लास में सिखाया था, जब 15 मिनट की ब्रेक थी। टाइम बाय करो, स्कूल को बाय बाय करो, फिर टाइम बाय होगा। स्कूल को बाय बाय कैसे करना है वो भी सिखाया था आपको। ये सब क्वेश्चन बेटा जो आपको खुद करने हैं, क्योंकि ये सब सोल्ड हैं। फिर उसके बाद हॉट्स क्वेश्चन है, तो मैं जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो, अगर मैंने आपको एक चैप्टर सिखा दिया, फिर तो बार बार उसको स्टडी करना है। जैसे व्हाट इज, हाउ इज करेंसी इशूड इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं करवाया है, ये बैंकिंग चैप्टर में आएगा। बैंकिंग चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा RBI का एक, अब बोला था मैंने अभी कुछ देर पहले, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जिसके अंदर RBI को 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है अपने पास, और 200 करोड़ मिनिमम रखने पड़ते हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। ये RBI का एक सिस्टम है, पर नेक्स्ट चैप्टर में जाके बात करेंगे। जो कुछ समझ ना आए तो उसको टिक करके लाओ, समझाना होगा तो समझा देंगे इस चैप्टर में, नहीं तो वो नेक्स्ट चैप्टर्स की बात, क्योंकि मनी बैंकिंग एक यूनिट है सिंगल। फिर आपको ये समझा दिया फेस वैल्यू का डिफरेंस और इंटेंसिव वैल्यू डिफरेंस। फिर इनमें से अब देखो, जैसे न्यूमेरिकल आया था एग्जाम में, अब मान लो मैं टेस्ट में डाल दूं, आपके लिए बड़ा सरप्राइज सा होगा, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए, आप यहाँ तक पहुंचते नहीं हो,
अब ये क्वेश्चन अगर आपके टेस्ट में मिले आपको और आप आंसर ना दे पाओ तो अब एक स्टूडेंट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो यहाँ तक नहीं पहुंचा, आपकी बुक में ही है, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया, लेकिन जो करके आएगा उसके लिए तो बहुत ईजी होगा। तो पहले से इसको करके आएगा। M1 में क्या लेंगे हम, करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड वाज विद कमर्शियल बैंक, ऑर्डर वाज विद आरबीआई, तीनों को ऐड करोगे आ जाएगा M1। बना दिया न्यूमेरिकल, इन्होंने थ्योरी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर M2 में जब जाएंगे तो M1 तो हो गया होगा, ये M2 हो जाएगा। और जब M3 में जाएंगे M1 तो हो गया होगा और नेट टाइम डिपॉजिट भी आ जाएंगे, ये M3 बन गया। जब M4 में जाएंगे तो M1 तो होगा ही होगा प्लस ये भी होगा, कौन सा, नेट टाइम डिपॉजिट, क्योंकि हमने M3 को बताना है, M3 यही है ना, M3 के साथ क्या ऐड करना है, तो M4 हो गया। तो जो थ्योरी नहीं याद करवा भाई, न्यूमेरिकल नहीं याद करवा दी, ये सब आप देख लेना। बस फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए होते हैं, आप पढ़ लो, कोई क्वेश्चन आपको लगे नहीं समझ आ रहा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, आपका जो भी टेस्ट बनेगा इन सब क्वेश्चन में से बनेगा, ठीक है। वैसे चैप्टर ओवर हो गया, लेकिन मैं फिर 10 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा माइल भी कर लेते हैं, वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ मनी फॉर मॉनेटरी पर्पस, वो हमें पता है मॉनेटरी पर्पस के लिए मनी की कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, फेस वैल्यू। अगर 10 के नोट पे 10 रुपए लिखा है तो वो यूज होगी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मनी फॉर नॉन मॉनेटरी पर्पस, ये कौन सी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम 10 रुपए के कॉइन को कैसे यूज करना चाहेंगे, उसका वेट करके या उसको 10 रुपए में चलाकर, 10 रुपए, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मनी वैल्यू है। इस बेस पर हमारे पास बहुत ही फालतू टॉपिक शुरू हो जाता है। एक है, एक अलग अलग क्लासिफिकेशन बेटा, ये एग्जाम में वैसे आता नहीं, इसको खत्म कर लेते हैं। पर स्कूल टीचर इसी में से डालता है, फिर उसको पता है कि ये चीजें कोचिंग वाले छुड़वा देते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। फुल बॉडीड मनी क्या है, जहां ए बी के इक्वल है। ए क्या है, मनी वैल्यू, और बी क्या है, नॉन मनी वैल्यू, इंटरेंसिक वैल्यू। तो एक ऐसी चीज जिसकी ए और बी दोनों सेम हो, सोचो क्या होगा वो, गोल्ड होगा, सिंपल से होते हैं। जो गोल्ड का कॉइन है, मान लो ये गोल्ड का कॉइन है, मान लो ये गोल्ड का कॉइन 10,000 का है, इसकी मनी वैल्यू 10,000 है। क्यों 10,000 है, क्योंकि इसमें गोल्ड भी कितने का है, तो गोल्ड भी 10,000 का है, तो इसकी फुल बॉडी सॉलिड मानी जाती है कि ये कॉइन है। अब इस गोल्ड के कॉइन पे 1 रुपया लिखोगे, उसको भी देखेगा, उस पर गणेश जी लक्ष्मी जी बना देंगे, वो नहीं देखेगा, उस पर इंडिया का फ्लैग बन जाएगा, उसे नहीं वो देखेगा, वो बस देखेगा गोल्ड कॉइन है। और गोल्ड कॉइन गोल्ड के रेट पे जाएगा, उसका वेट के हिसाब से अगर 10,000 का है तो 10,000 में ही बिकेगा, और गोल्ड कॉइन बड़ा हो जाएगा तो 20,000 का हो जाएगा। तो जब उसकी मनी वैल्यू मतलब कितने में चलेगा, 10,000 में, किसके बराबर है, इंट्रिंसिक वैल्यू। पर ये बात हम 10 रुपए के कॉइन के ऊपर थोड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए की मनी वैल्यू 10 रुपए ही है, 10 रुपए कॉइन की, पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 40 पैसे। 10 रुपए के कॉइन की बात हो रही है। तो जितने भी कॉइन्स हमारे पास है बेटा, कॉइन्स में क्या होता है, उसकी जो मनी वैल्यू है वो तो उसके ऊपर लिखी हुई है, फेस वैल्यू। 10 रुपए का कॉइन 10 रुपए में चलेगा, लेकिन उसकी जो वेट करके वैल्यू होगी वो कितना होगा, 40 पैसा। पर गोल्ड कॉइन वेट करके बेचो या वैसे बेचो, एक सिक्का 10,000 का है, क्योंकि गोल्ड कितने का, 10,000, वेट भी कर लोगे तो उतने का निकलेगा। अगर गोल्ड ज्वेलर आपको 10,000 में दे रहा है तो 10,000 जितना ही गोल्ड दे रहा है, उसने गलती से ये नहीं कि 1 लाख का गोल्ड डाल दिया उसके अंदर, या ये भी नहीं कि 500 का गोल्ड है और दे रहा 10,000 में। हम पागल थोड़ी नहीं लेके आएंगे 500 रुपए में। तो 500 गोल्ड 10,000 में क्यों खरीदोगे, हम बोलेंगे मेरे सामने वेट कर, इसकी प्योरिटी दिखा मुझे, प्योरिटी चेक करवा, क्या इस पे स्टैंप लगी हुई है प्योरिटी के लिए, वो है। तो गोल्ड कॉइन्स उसमें आ जाते हैं जिसकी मनी वैल्यू नॉन मॉनेटरी वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल है, मेटेलिक वैल्यू के इक्वल है, वो तो अलग अलग नेम्स हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। दिवाली पे ज्यादातर सेल होता है ना ये गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, ये ज्यादातर पेपर मनी ही होती है,
जिसकी आपको पता है मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है और नॉन मॉनेटरी वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज्यादा है, इंटेंसिव वैल्यू कम है। लेकिन पेपर करेंसी के लिए बोला जाता है, कॉइन्स नहीं आते इसके अंदर, क्योंकि इस करेंसी को इशू करने के लिए 100% गोल्ड रिजर्व रखा जाता है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ आएगा। आरबीआई जब कोई पेपर करेंसी इशू करता है, ऐसा फिर आरबीआई नए नोट प्रिंट करता रहेगा? कभी भी आरबीआई नए नोट्स प्रिंट नहीं कर सकता। जब वो नया नोट इशू करेगा मार्केट में, या तो ओल्ड नोट वापस लेगा वो लेगा 500 के नोट बंद हो गए कल से 1000, ऐसे कुछ होने वाला है अब आगे आके। 500 के नोट बंद हो जाएंगे, 1000 के चल पड़ेंगे, फिर तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 500 के 2 नोट वापस लिए, 1000 रुपये नोट निकाल दिया, सिर्फ उसकी एक रेकरिंग कॉस्ट बढ़ी, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ी। लेकिन अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी आरबीआई को नई सीरीज लेके आओ, ओल्ड नोट्स वही रहेंगे पर मार्केट में सप्लाई बढ़ाओ करेंसी की, तो फिर आरबीआई को अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखे। तो आरबीआई बोलेगा मेरे को गोल्ड दो, अगर आप मुझे 1000 रुपये का गोल्ड दोगे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 1000 रुपये की नई करेंसी प्रिंट कर दूंगा। ऐसा क्यों जरूरी है? अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी। अगर नए नोट्स प्रिंट होंगे तो नए नोट्स किसके पास जाएंगे? बड़े बड़े लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास जाएंगे, उन्हीं को लोन मिलेगा, रिक्शा वाले को तो लोन मिलेगा नहीं, तो वो लोग और प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो नए नोट्स प्रिंट करना एक डेंजरस प्रैक्टिस होता है। आरबीआई ये नहीं कर सकता जब तक आरबीआई के पास गोल्ड या सिल्वर का रिजर्व ना हो। ये सब बातें नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएंगी। इसलिए ये जितनी फुल बॉडीड मनी है रिप्रेजेंटेटिव, इसको पेपर करेंसी बोलते हैं। और ये जब भी इशू होती है इसके ऊपर एक गोल्ड का बैकअप होता है। और इसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? गोल्ड या सिल्वर को। It replaced full bodied money because it was felt that it was inconvenient to use large sum of full bodied money। क्योंकि हम अगर गोल्ड के कॉइन निकालेंगे मार्केट में तो इतना गोल्ड कहाँ से लाएंगे गोल्ड के कॉइन बनाने के लिए? जैसे मान लो 10 रुपए का गोल्ड का कॉइन निकालना हो तो 10 रुपए का गोल्ड निकालना पड़ेगा। तो गोल्ड भी कितने का हो उसके अंदर? 10 रुपए का। बहुत ही मतलब दिखेगा नहीं मुझे लगता है वो सिक्का अगर गोल्ड का बना होगा। तो वो कहते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि फुल बॉडीड मनी तो गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, जैसे पहले चलती थी, अशरफियां बोलते थे हम उसको। तो पहले किंगडम जो टाइम था उस टाइम चलता था ये। तो तब गोल्ड बहुत होता था इंडिया में। अब तो सब ले गए, ब्रिटिश ले गए, मुगल ले गए, सब ले गए लूट के इंडिया से। अब इंडिया में गोल्ड बचा ही नहीं। तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, इसलिए अब गोल्ड को बैकअप के तौर पर रखा जाता है और इसके अगेंस्ट क्या इशू की जाती है? पेपर करेंसी। तो इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी का रिप्रेजेंटेटिव। होता है ना, सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी बात कोऑर्डिनेटर मैम के सामने रखता है या किसी और के सामने। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी होता है ये। तो पेपर करेंसी का एक और नाम मिल गया आपको, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। टोकन कॉइन्स में पता ही है, टोकन कॉइन्स को क्या बोलते हैं? कॉइन्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो एक पॉइंट है, क्रेडिट मनी। It is a money whose value of monetary purpose is greater than its value of non-monetary purpose। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? इसके लिए फिर आगे एग्जाम्पल्स है। अब ये हेडिंग बन गया क्रेडिट मनी का। तो क्रेडिट मनी में क्या आएगा? कॉइन्स आएंगे, बता दिया आपको, पेपर करेंसी आएगी, ये सारे आगे फिर उसमें। तो क्रेडिट मनी अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपको भी याद नहीं आएगा, जब हमने फर्स्ट पीडीएफ करवाया था आपको, तो फर्स्ट पीडीएफ, ये तो नोट्स हैं, आज आप नोट्स पढ़ सकते हो, आपको सारे आते हैं क्वेश्चंस, हमने बुक की पढ़ ली एक साथ। तो अब देखो यहाँ पे ना क्रेडिट मनी भी था, एक बैंक मनी, क्रेडिट मनी, याद है? तब मैंने आपको क्रेडिट मनी का मीनिंग समझाया नहीं था। देखो तब हमने सिर्फ बैंक मनी की बात की थी कि जो पैसा आपके पैसा पड़ा आपके बैंक में, जिसको आप चेक और ड्राफ्ट के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन इसका नाम क्रेडिट मनी भी है। क्रेडिट मनी का मतलब है कि जो हम इस पीडीएफ में पढ़ रहे हैं, ये ब्रॉड मीनिंग है जिसमें सारा कुछ आ गया, कॉइन्स भी आ गए, पेपर करेंसी भी आ गई, आपके डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गए, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू
उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, कैसे पता चलता है आपको 1 लाख पड़े हैं? आपके पास क्या प्रूफ है आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख है, बता सकते हैं? कैसे पता चलता है आपको, क्या प्रूफ है? पासबुक, यस। पासबुक में बैंक लिख के देता है 1 लाख, आपका बैलेंस है 1 लाख। पासबुक का ये पेज कितने का है? 1 रुपए का। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसकी? 1 रुपया। जबकि इसकी मनी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। आप बैंक में एफडी बनाते हो, आपको एफडी की एक रसीद मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे लिखा होता है आपकी बैंक में 1 लाख की एफडी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 2 साल के लिए बनाई है आपने, 2 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये सब कुछ कहाँ लिख देते हैं आपको? एफडी की रसीद में। अब ये पेज कितने का है? 1 रुपए का। चलो 10 रुपए का हार्ड पेज है, कलर्ड पेज है, 10 रुपए का मान लो, पर इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? 10 लाख, 1 लाख। तो हर केस में जहां जहां मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। कॉइन्स में भी समझे हमने बात। मैं आपको 10 रुपए का कॉइन दिखाया, मैंने आपको 500 का नोट दिखाया, क्या भूल जाओगे तुम इस बात को? एक लाइव डेमो हुई आपके सामने, 10 का नोट, टोकन कॉइन्स भी इसका पार्ट है, और उसके बाद सर्कुलेटिंग प्रोमिसरी नोट भी इसी का पार्ट है। हाँ, इसको हमने, ठीक है, आज हमने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मनी बोल दिया, वो अलग क्लासिफिकेशन है। फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव, वो अलग है। लेकिन उसी के अंदर एक क्लासिफिकेशन क्या है? क्रेडिट मनी। इसमें सारे आ गए, इसमें हमारे कॉइन्स भी आ गए, ये प्रोविजन नोट्स भी आ गए, डिपॉजिट्स एट बैंक, जो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा है, करंट अकाउंट में पड़ा है, एफडी अकाउंट में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, वो सारा पैसा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इस सब की मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है, और इनको शो करने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो चेक दिया जाता है, उसकी वैल्यू कम है। मतलब चेक बना रहे हो आप, चेक की बात कर लो, चेक 2 रुपए का मिलता है एक बैंक से। जब मुझे 100 पेज की चेक बुक इशू होती है तो 200 रुपये मेरे अकाउंट से कट जाते हैं, पर एक चेक कितने का हो गया? 2 रुपए का। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 2 रुपए। ली दिया मैंने इसके ऊपर 2 करोड़, तो बताओ क्या वैल्यू ज्यादा है, 2 करोड़ की 2 रुपए? तो इसकी मनी वैल्यू क्या होगी? अब चेक के ऊपर 2 करोड़ लिखा हुआ है, तो उसकी मनी वैल्यू क्या है? 2 करोड़। क्या तुम 2 रुपए बेचोगे उसको? किसी 2 करोड़ चेक 2 रुपए में? ऐसा नहीं जाएगा, हर कोई 2 करोड़ में देगा। अगर मैं आपको 2 करोड़ की लैंड बेचूंगा तो वो लोग से पहले लैंड तो 2 करोड़ की, फिर हमको 2 करोड़ का क्या देंगे? चेक या ड्राफ्ट देंगे, जबकि वो 2 रुपए का ही तो है, एक पेपर ही तो है वो, उसमें आगे साइन हो गया बस। किसी भी चेक के ऊपर 2 करोड़ लिख के साइन कर दो, 2 करोड़ का बन जाएगा। 2000 लिखोगे 2000 का बन जाएगा। ये सारी क्रेडिट मनी है बेटा, क्रेडिट मनी। तो इसलिए हमारे पास 3 चीजें होगी, फुल बॉडी मनी, गोल्ड कॉइन्स आ गई, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी होगी, और क्रेडिट मनी में सारी आगे, फिर कॉइन्स को छोड़कर, गोल्ड कॉइन्स को छोड़कर कॉइन्स भी आगे, जो नॉर्मल कॉइन्स हैं, 1 रुपए का, 10 रुपए का, पेपर करेंसी भी आ गई, और डिमांड डिपॉजिट्स के सर्टिफिकेट्स भी आ गए। यहाँ पे चैप्टर खत्म। अब ये फुल नॉलेज थी जो 3 क्लासेस में आपको दी गई है ना। 75 मिनट्स की ईच क्लास अगर मान भी ले तो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का ही लेक्चर हो गया मनी का। अब आपने यहाँ बैठ के लिया है, रिकॉर्डिंग में सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई टीचिंग इज वेरी डिटेल्ड, डेप्थ टीचिंग है। आप जब पढ़ोगे आपको समझ आएगा, जब डाउट आए तो आप जब मर्जी लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ क्लास लगाने के बाद भी आप दोबारा देख सकते हो लेक्चर, आपको अगर कोई डाउट हो, बट इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। अब बुक का एक एक वर्ड आपको समझा दिया, आज आप घर जाके नोट्स पढ़ोगे, नोट्स आप सबके पास है, अगर किसी के पास नहीं है तो जाते ले लेंगे। ये सब इसके अंदर है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इसमें से आपको नहीं करनी। मनी सप्लाई का मीनिंग है, उसके बाद फिर मनी सप्लाई का ट्रेडिशनल फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म है, फिर M1, M2, M3, M4 सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, पर याद करने के लिए इतना ही है बहुत। बुक को हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा मार्क के लिए, ठीक है। फिर बुक और ये नोट्स करने के बाद फिर एक और चीज़ दी जाएगी आगे जाके आपको, वो होगा क्वेश्चन बैंक पूरे सिलेबस का। बस वो पढ़ते रहना है, वो हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में करेंगे। उस क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होगा। पर उसके प्रिंट आउट इशू नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो 500 पेज हो जाते हैं। आप अपनी तरफ से निकलवा लेना, तो मैं आपको PDF बना के दे दूंगा लेटेस्ट वाला, बस फिर वो आपको पढ़ना ही होगा। तो नवंबर तक क्या करेंगे? नोट्स और बुक, जिसमें बुक को ज़्यादा फीचर देंगे हम, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि एक एक वर्ड है उसके अंदर। फिर इंस्टीट्यूट के एक्चुअल नोट्स आपको बाद में मिलेंगे, जहाँ क्वेश्चन बैंक होगा, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब कुछ किस फॉर्म में बनेंगे वो वहाँ पे समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी
तुम बुक के एमसीक्यूज वगैरह वो कर सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर के एंड पे भी तो क्वेश्चन बैंक दिया ना, तो पहले उतना तो कर लो, उतना अगर डाइजेस्ट हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो नवंबर के बाद एक्चुअल दुनिया स्टार्ट होगी, जहाँ हम एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लास ओवर करो यहाँ पे। अभी तुम बेचारों के साथ बहुत कुछ होना है, देखते जाओ एक एक करके।